स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसबी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी कक्षा 12 जीव विज्ञान का जो आपका प्रतिदर्शन प्रश्न पत्र है जो आपका 22-23 के लिए जारी किया गया है। जीव विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र तो है, लेकिन हम इसमें आपको देंगे क्या, हल। पूरा हल के साथ हम इस पेपर को अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पेपर करने के लिए समय जो दिया जाएगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। 3 घंटे जो 15 मिनट आपका समय होगा उसमें पेपर करने के लिए आपको कितने नंबर मिलेंगे, 70 नंबर का आपको पेपर होगा। उसमें अगर आप पूरा पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो आपको 70 नंबर मिलेंगे। इसमें से शुरू के प्रारंभ में जो 15 मिनट होते हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, साफ साफ लिखा होता है कि 15 मिनट विद्यार्थियों को, परीक्षार्थी जो भी जाने वाला है पेपर देने, उसको 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेपर पढ़ना गया भाड़ में, क्वेश्चन नंबर पहला उतारा और उसको टीपने लगे। ऐसा नहीं करना। पेपर पढ़ने से कॉन्फिडेंस आता है कि हमें कितना आता है कितना नहीं आता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आपको पहले लिखना है। जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आते हैं उनको क्या करना है, पहले लिखना है। और जब आप एक तरफ से टीपेंगे तो पता ही नहीं कौन सा आता है कौन सा नहीं आता है। तो सबसे पहले आप अच्छे से प्रश्न पत्र पढ़ेंगे, फिर उसमें से सबसे जो पहले आपको क्वेश्चन आता है उसको तो आप सबसे पहले लिखेंगे। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, सभी प्रश्न जो है आपको करना तो अनिवार्य है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपको जो आते हैं उनको तो अच्छे तरीके से लिखें, अच्छे से लिखेंगे। लेकिन जो नहीं आते ना, देखिए सभी प्रश्न करना आपके लिए तो अनिवार्य है, लेकिन उसमें करिएगा क्या कि सबसे पहले आप वो क्वेश्चन लिख लिए जो आपको अच्छे से आते हैं। फिर आप क्या करिए, क्वेश्चन नंबर डाल कर आप सगरे क्वेश्चन, आपको छोड़ना तो एक क्वेश्चन 1% भी नहीं है। आपको एक क्वेश्चन जो है 1% भी आता है, लेकिन आपको उसको छोड़ कर नहीं आना है। आप अगर देखिए, अगर आप छोड़ कर आएंगे, कुछ नहीं लिखा होगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप लिख कर आते हैं तो अगर 4 नंबर का क्वेश्चन अगर आपने बिल्कुल गलत लिखा तब भी 1 नंबर मिलेगा। अगर आपने कुछ सही लिख दिया तो 2 से 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपके पास से तो कुछ नहीं जा रहा है ना। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ये बात मेरी आपको माननी पड़ेगी। अब आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्ट नामांकित चित्र रेखा चित्र द्वारा कीजिए। मतलब अगर आ गया कि आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन का आरेखित चित्र बनाना है और उसके बारे में आपको समझाना भी है, तो आप क्या करिए, उसका चित्र बना के आप उसको समझाएंगे तो और अच्छा रहेगा। कैसे चित्र बना के आप समझा देंगे तो आपको लिखने की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी, कुछ लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और देखिए सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। मान लीजिए जैसे क्वेश्चन नंबर का जो दिया गया उसके नंबर सामने 1 नंबर लिखा है जो उसका निर्धारित है। ठीक है, इसी प्रकार हर क्वेश्चन का नंबर उसके सामने आपको मिलेगा लिखा हुआ। तो आइए हम पेपर को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए आपको करना क्या है कि आपको पूरा क्वेश्चन और रामायण लिखने की जरूरत नहीं है। आपको रामायण नहीं लिखना है कॉपी के अंदर। आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 डालिए, ऊपर क्वेश्चन नंबर फ्रंट पर डाल देना, फिर आप डाल देना काखंड और सीधे उसका आंसर लिखकर उसका पहला तो सही है तो पहला लिख देना, दूसरा सही है तो दूसरा लिख देना। तो कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प नर जनन का प्रतिनिधित्व कर। देखिए यहाँ पर आपको एक चीज करनी पड़ेगी, अंग की बात कर रहा है, जनन अंग की बात कर रहा है। तो क्या पुमंग होंगे या आपके जयांग होंगे या गुरु बीजाणु धानी होंगे या परागकण होंगे। देखिए इसमें से 2 तो बिल्कुल गलत है। देखिए गुरु बीजाणु धानी में गुरु बीजाणु का निर्माण, जयांग हो ही नहीं सकता। अब बात आती है परागकण और पुमंग की। देखिए पुमंग और परागकण में क्या संपर्क होता है, क्या कनेक्शन होता है कि जो पुमंग होता है उनमें क्या होते हैं, परागकण होते हैं। तो इसमें अगर नर जनन अंग की बात करें, जनन अंग की, तो उसमें सही हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पुमंग इज द राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर खा खंड की कि मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। जो मनुष्य में संतान होती है उसका लिंग निर्धारण क्या होता है, माँ के लिंग गुणसूत्र से होता है। माँ के लिंग गुणसूत्र कौन कौन से होंगे, एक्स एक्स होंगे। अंडाणु के माप जो ओवम होगी उसके माप पर, तो ये तो बिल्कुल गलत है। लिंग के माप पर, शुक्राणु के माप पर, ये भी गलत है। 2 तो गलत हो गए। अब बचा क्या, पहला बचा और चौथा बता। पिता के शुक्राणु क्या होते हैं, एक्स वाई। तो इसमें बताइए लिंग का निर्धारण होगा तो किसके द्वारा होगा, माता के गुणसूत्र के द्वारा होगा, पिता के। तो इसमें किसके द्वारा होगा, पिता के गुणसूत्र द्वारा। अगर मुख्य रूप से देखें तो बाई के द्वारा होता है। देखिए एक्स है, एक्स तो इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, लेकिन बाई अलग होती है। तो पिता के बाई गुणसूत्र द्वारा अगर बिल्कुल आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो होता है, लेकिन वैसे तो अगर हम बात करें पिता के लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। अब हम लोग बात करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन अभियंत्री, हिंदी में कहते हैं जीन अभियंत्री। कभी
क्वेश्चन आ जाता है जीन अभियंत्रिकी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। इसका उपयोग किस में होता है, चिकित्सा में होता है, कृषि में होता है, इन दोनों में होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए आप बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप जो भी नए नए तरह के प्रोडक्ट देखते हैं कृषि में, जो भी औषधियाँ देखते हैं, दवाइयाँ देखते हैं, जो भी देखते हैं हानिकारक, वो सभी जीन चिकित्सा द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाए गए। तो इन दोनों में होता है, तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं घा खंड की। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए, एक दो नहीं, बिल्कुल ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। लाइकेन जो पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में यह एक सहजीवी सहचार्य है। क्या? शैवाल और कवक का सहचार होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब हम लोग बात करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। एक क्वेश्चन भी सभी आपको एक एक नंबर में मिलेंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न, इनमें प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है। देखिए पहला क्वेश्चन है क्लाइनफिल्टर एवं टार्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या। आपको रामायण लिखने की जरूरत नहीं, आपको क्लाइनफिल्टर और टार्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बतानी। अगर देखिए मुख्य रूप से गुणसूत्रों की संख्या हम लोगों में कितनी होती है, 46। 46 में क्या होती है, 44 तो दैहिक गुणसूत्र होते हैं, और एक्स एक्स यानी कि मेल में तो होते हैं, वो सॉरी फीमेल में होते हैं XY XX, यानी कि 44 और 2 46। अगर हम टार्नर सिंड्रोम की बात करें, सॉरी क्लाइनफिल्टर की अगर हम बात करें, तो होता क्या है, इस एक मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना, किस में पाया जाता है स्टूडेंट, पुरुषों में। और इसमें होता क्या, XX2 होते हैं और एक बाई बढ़ जाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या टोटल हो जाती है 47। बस आपको इतना लिखना है, कोई रामायण नहीं लिखना, हमने समझाने के लिए। और देखिए क्लाइनफिल्टर में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 47, और अगर बात करें टार्नर की तो इसमें हो जाती है 45। इसमें 44 होते हैं, फिर एक्स और जीरो हो जाता है, X0। और कभी कभी क्वेश्चन आता है X0 गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, तो वहां पर आपको ऑप्शन लिखना होगा टार्नर सिंड्रोम, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है। अब बात आती है जर्म कोशिका किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। तो देखिए जर्म सेल होती है, जो मात्र कोशिका होती है, वो क्या करती है, पहले तो समसूत्री विभाजन करती है और अपनी संख्या बढ़ाती है, और उसमें से कोई एक अच्छी सी वृद्धि करती है, और समसूत्री विभाजन करके अपने आप में वृद्धि करती है, वृद्धि करके बड़ी हो जाती है, फिर क्या करती है, समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है, फर्स्ट अर्धसूत्री विभाजन 2 बार होता है। फर्स्ट होता है तो उसमें क्या होती है, प्राइमरी स्पर्मेटोजेनेसिस, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है, प्राइमरी से सेकेंडरी, ठीक है। फिर उसमें क्या बनता है, शुक्राणु। शुक्राणु कौन से विभाजन द्वारा बनता है, पता है आपको, अर्धसूत्री अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो पराग जर्म कोशिका किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, तो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है। अब परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, आप आंखें मीच लीजिए, चाहे परागकण की बात करें चाहे किसी की भी बात करें, अगर मात्र की बात आती है, मदर की बात आती है, तो सदैव कितनी होंगी, 2n। गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी, 2n, यानी कि द्विगुणित होती है, डिप्लॉइड होती है। बस आपको वहां पर आंखें मीच के आंसर लगाना है। अब बात आती है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए के अणुओं को डीएनए के अणु के जो खंड होते हैं उनको तोड़ता है। देखिए यहाँ पर एक तो आता है जो तोड़ देता है। अब अगर आ जाए यहां पर जोड़ना, जिससे क्या होता है, जोड़ना या जोड़ा जाता है, कौन सा होगा वो बताइए। तोड़ना किससे हम तोड़ते हैं और किससे जोड़ते हैं। देखिए तोड़ते हम किससे हैं, हेलिकेज, आपने सुना होगा, हेलिकेज एंजाइम जो होता है उससे हम तोड़ते हैं। और अगर हम बात करें जोड़ने की, तो जोड़ते हैं लाइगेज एंजाइम से। लाइगेज ये एंजाइम होता है, लाइगेज एंजाइम की सहायता से हम क्या कर देते हैं स्टूडेंट, जोड़ देते हैं। अब बात आती है कि क्वेश्चन नंबर 18 की, कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण करने वाले पौधे को क्या कहते हैं। आप यहां पर लिखेंगे क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम कहते हैं शैवाल, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब बात आती है पक्षियों में, क्वेश्चन नंबर 3 है, लघुत्तरी फर्स्ट है, 2 नंबर में प्रत्येक क्वेश्चन दिया जाएगा। पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो के अंत में जो आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई दे रही होगी, दिखाई देगी, अगर नहीं अभी दिखाई दे रही तो वीडियो के अंत में आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई होगी, वहां पर आपको क्या होंगे, 5 वीडियो पड़े होंगे, 5 प्लेलिस्ट के वीडियो होंगे बायोलॉजी के। आपको क्या करना है, 5 वीडियो देख लेना है, और एक क्वेश्चन आपका कोई भी नहीं छूटेगा। देखिए पक्षियों में अगर लिंग निर्धारण की बात करें तो वो जेड और ZW प्रकार का होता है। कौन सा, ZW प्रकार का। इसमें जो नर होता है वो समयुग्मजीवी होता है, और मादा होती है विषमयुग्मजीवी। आपको वहां पर समझ में आ जाएगा, वो वीडियो आप जाकर देख लेना, 5 वीडियो देख लेना, आपको कोई दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए का द्विकुंडली मॉडल हमने आपको कई बार बताया हुआ है, ये भी हमने क्वेश्चन आपको अच्छे से बताया हुआ है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो छोटे थे वो हमने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरक्षा क्या है। प्रतिरक्षा क्या है, इम्यूनिटी क्रिया, इम्यूनिटी जो है वो क्या है। देखिए अगर मान लीजिए हम जो वातावरण में घूमते रहते हैं, तो ऐसा नहीं, वातावरण में बहुत से रोगाणु, जीवाणु और वायरस हमारे उपस्थित होते हैं, तो क्या होते हैं, हमारे शरीर में चले जाते हैं।
जब वो हानिकारक प्रभाव डालते हैं तो ठीक है, तो हमारे अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उस पर कार्य करता है, उनको मारता है, तो उसे प्रतिरक्षा कहते हैं। वो हमारा शरीर में जो रक्षा करता है बाहरी चीजों से, बाहरी जीवाणु और विषाणु से, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आर्किड पौधा आम के पेड़ के शाखा पर उग जाता है। आर्किड और आम के बीच पारस्परिक क्रियाओं को आप कैसे स्पष्ट करें? ये भी बड़ा क्वेश्चन है, इसको भी मैंने आपको स्पष्ट करके बताया हुआ है, ठीक है। जैविक अनुक्रिया के तरीकों को स्वच्छ राखी क्षेत्र के द्वारा निरूपित कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमने आपको अच्छे तरीके से कई बार बताया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख लेना, क्योंकि स्टूडेंट वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा। ये क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, जो भी क्वेश्चन हमको लगेगा कि जिसमें आंसर थोड़ी जगह में दे दिया जाएगा वो हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, यानी कि है तो लघुत्तरीय प्रश्न ही, लेकिन उसका दूसरा रूप होता है, लघुत्तरीय प्रश्न का दूसरा खंड होता है। और एक क्वेश्चन आपको, प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा 3 नंबर का होगा, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, का खंड में है, लघु बीजाणुधानी और तथा गुरु बीजाणुधानी में के बीच में कोई 3 आपको अंतर स्पष्ट करना है। देखिए 3 अंतर स्पष्ट करना है, किसमें? लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। देखिए लघु बीजाणुधानी जो होती है उनमें तो लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। कौन से? लघु बीजाणु का। गुरु बीजाणुधानी में गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। लघु बीजाणुधानी जो होता है 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। कितनी होती हैं लेयर? 4 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। इनको भी हमने आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन आता है गुरु बीजाणुधानी। गुरु बीजाणुधानी में 2 अध्यावरण मुख्य रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। आपको ये अंतर लिख देना है। हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर केवल महिलाओं का दोष दिया जाता है, क्यों? यह सही क्यों नहीं है? देखिए लड़कियां और लड़के जो होने पर कोई महिलाओं को दोष नहीं दे सकता। देखिए आपको मैं समझा दे रहा हूं, यहां पर आपको मैं हिंट दे रहा हूं, आप समझ लीजिए एक बार। देखिए मान लीजिए, देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, मान लीजिए एक कोई, सॉरी हम पक्षियों में पहुंच गए, एक्स वाई, एक कोई पुरुष है, ठीक है, और एक कोई महिला है। जब हम इसमें क्रॉस कराएंगे, ठीक है, ऐसे इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ठीक है, तब एक्स बाई एक्स एक्स बनेगा, ठीक है। अब जब हम इसका इसके साथ कराएंगे तब भी एक्स एक्स बनेगा। अब बाई का हम इसके साथ कराएंगे तो एक्स वाई बनेगा, और इसका इसके साथ कराएंगे तो एक्स वाई बनेगा। यानी कि दोनों के हैं जो 50-50% आए ना, 50% लड़का हो सकता है, 50 ये तो होंगे, ये तो लड़के होंगे, पुत्र होगा, और ये क्या होगी? पुत्री होगी। तो देखिए हम एक को दोष नहीं दे सकते ना, इसमें 50-50 होता है, पता नहीं क्या बन जाए। लेकिन आजकल समाज में ऐसा ही होता है कि अगर लड़की हो जाती तो लोग महिलाओं को दोष देते हैं। बच्चों आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, इस बातों पर आप गौर ना करें। आप जितना हो सके उतना समझाइए, जहाँ तक हो सके आप बताइए, और ऐसे लोगों को बताइए मत, बेवकूफ़ लोगों को, वो आपको बेवकूफ़ समझने लगे, तो ऐसे को मत बताइए। जो पढ़ा लिखा हो, कुछ जानता हो, उसको समझाइए, और अन्यथा को समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। फ्री की एडवाइस कोई लेना नहीं चाहता, ठीक है। इस तरीके से 50-50 होता है। आप अगर एक क्वेश्चन आता है तो इसमें आप इस आरेख को बना के दिखा देंगे और उसमें लिख देंगे, इसमें 50-50 होता है, किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता, ठीक है। आई होप ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक संकर का प्रयोग करते हुए मेंडल के प्रभाविता का नियम बताइए। ये भी नियम हमने कई बार आपको समझाया हुआ है, ठीक है। अब बात आती है डीएनए की, जो इन्होंने क्योंकि इन्हें सेमी कंजर्वेशन के रूप में कल्पित किया गया और सहयोग मिला, इसकी व्याख्या की। ये भी हमने क्वेश्चन आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की मलेरिया का जीवन चक्र। मलेरिया का जीवन चक्र लेकर स्पोरोजॉइट से लेकर हमने वहाँ तक गैमेट्स और ओसाइट और स्पर्मेटोजेनेसिस पूरा समझाया हुआ है, इसका मलेरिया का जीवन चक्र। वहाँ पर आप जाकर देखेंगे। जीव विज्ञान के अध्ययन में संक्रमण रोगों के नियंत्रण किस प्रकार से हमारी सहायता करता है। देखिए जीव विज्ञान जो है, इसके अध्ययन से संक्रमण के विभिन्न रोगों का हमें पता चला, और इसके बिना हम रोगों का पता भी नहीं कर सकते थे। इसके बारे में भी हमने पढ़ाया। ये दोनों क्वेश्चन हमने पढ़ाए हुए हैं, आप इनको अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। अब बात आती है PCR प्रतिबंधन एंजाइम। PCR क्या? इसको ऐसे PCR, एक आता है PVR, PVR 322 पढ़ा होगा, ये PCR है। इन सभी पर हमने, देखिए इस पे तो हमने वीडियो बनाया हुआ है, इस पे नहीं बनाया। इस पर हम आपको कल वीडियो, आज शाम तक आपको इस पे PCR पर वीडियो दे देंगे, ठीक है। PCR और PVR में डिफरेंट दे देंगे, तो वहां पर आपको दोनों कॉन्सेप्ट करें। प्रतिबंधन एंजाइम ये भी हमने पढ़ाया है। जैव प्रौद्योगिकी कृषि क्षेत्र में उपयोग। देखिए बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, यानी कि कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग बहुत, आप जो भी नए तरह के प्रोडक्ट देखते हैं ना, तो ये जैव प्रौद्योगिकी के तरह से है। आजकल तुम देखते हैं हाइब्रिड गेहूँ, हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड बैंगन, हाइब्रिड बीटी बैंगन, यानी कि दुनिया भर के आप जो देखते हैं वो जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी का ही देन है, ठीक है। किस प्रकार उपयोग, आपको इसमें रामायण लिखनी है। पारजीनी जंतु से आप क्या समझते हैं? एक उदाहरण देखिए। पारजीनी जंतु क्या होते हैं? ऐसे जीन जिनमें किसी दूसरे जीन को, ऐसे जंतु जिसमें किसी दूसरे जंतु के जीन को डाल दिया जाता है, वो उसमें कार्य करना। जैसे आपने पढ़ा होगा डोली भेड़ और डोली गाय भी है। डोली गाय भी है, डोली भेड़ है। ये जो है एक पारजीनी ही जंतु है, ठीक है। निम्नलिखित में अंतर कीजिए। क्या मतलब?
निम्नलिखित में अंतर कीजिए। अच्छा, निम्नलिखित में अंतर कीजिए नीचे दिए गए हैं। हाँ, समझ गए। शीत निस्तेजता और ग्रीष्म निस्तेजता, हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में। और ये दादा, ये क्वेश्चन नहीं पढ़ाया स्टूडेंट, आपको इसका भी वीडियो जल्दी देंगे, हम जल्दी देंगे। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमसे छूट गया है, ठीक है। लेकिन ये वाला तो नीचे बाह्य ऊष्मी और अंतर्रोष्मी, ये तो हमने पढ़ाया हो, ये तो वीडियो आपको बना मिल जाएगा, लेकिन ये वाला वीडियो नहीं मिलेगा। हम इन दोनों का एक वीडियो अभी बना देंगे, आपके लिए लाएंगे, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन में शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं। यानी कि आपको टेस्टिस का पूरा रामायण लिखना है और बनाना है। देखिए यहाँ पर बनाने के चित्र से आप अगर लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप अगर अच्छे से डायग्राम बना देना तो बिल्कुल आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा और एक भी नंबर नहीं कटेगा। पुष्पी पादप में गुरु बीजाणु ध्वनि, लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन, ये चाहे आप ये बना दीजिए, ये भी हमने आपको समझाया हुआ है, चाहे आप ये बना दीजिए, कोई एक करना है आपको, ठीक है। उसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। अब बात आती है नेक्स्ट, आनुवंशिक कोड क्या होते हैं। देखिए आनुवंशिक कोड होते हैं जो होते हैं वो अपहासित होते हैं, ठीक है। आनुवंशिक कोड यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। इनके बारे में भी हमने आपको अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है। या आप क्या करिए, मेंडल के पृथक्करण का नियम लिखिए और चेकर बोर्ड की सहायता से इनको निरूपित किए, और इन्हें अंकों की शुद्धता का नियम क्यों। देखिए चेकर जो मेंडल के पृथक्करण का नियम था, इसे अंकों की शुद्धता का नियम इसलिए कहा जाता था, जब इसमें हमने संकरण कराया था F1 to F2 पीढ़ी बनी, तो उसमें होता क्या था, अगर आप वो बौना पौधा है तो वो बिल्कुल बौना ही था, और अगर लंबा था तो बिल्कुल लंबा ही था। उसके जो गैमेट्स थे वो अलग हो जाते थे, युग्मक जो थे वो अलग हो जाते थे, इसीलिए युग्मकों की शुद्धता का नियम इसे कहा जाता था। ये भी वीडियो अगर आप वो 5 वीडियो देखेंगे जिनको मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, उनमें सभी क्वेश्चन मैंने कवर करे हैं, उनमें आपको 100% सभी क्वेश्चन मिलेंगे। अब बात आती है अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुकूलन को परिभाषित कीजिए, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति का मुख्य कारण क्या। देखिए किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति क्षति का मुख्य कारण क्या होता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र में अगर मान लीजिए कि बहुत सी जातियां रहती हैं, उनमें से एक जाति दूसरे जाति को मारने का प्रयास करती है, तो यही जाति क्षति है। उसका कारण क्या बनता है, जो जैव विविधता है वो घटती जाती है, और जिस देश में जैव विविधता नहीं होगी वो देश किसी काम का नहीं। अगर मान लीजिए हमारे यहाँ पर अगर शेर ना हो, मान लीजिए शेर ना हो, तो जंगल में इतने हिरन हो जाएंगे ना, तो वो घास चाट लेंगे। अगर एक दिन अगर हिरन घास चाट लेंगे ना, तो घास की कमी हो जाएगी, और घास की कमी हो जाएगी तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते, हिरन भी मांसाहारी हो सकता है। इसीलिए जैव विविधता, एक दूसरे की चैन फूड श्रृंखला में बाधा नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। अगर शेर नहीं होंगे तब भी हमारा जीवन बहुत कष्टमय हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार करना है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया हो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार से आपको कंटेंटेबल वीडियो और आपके लिए यूजफुल वीडियो हम लाते रहते हैं, और आपकी बोर्ड की तैयारी पूरी मैं कहता हूँ 70 में 70 करा दूंगा। बस आपको 2 दिन का समय बचा है, 2 दिन हमें दे दीजिए, बस मैं आपकी पूरी तैयारी करा दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ।